भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, जहां हर रंग, हर सुर, हर धड़कन में बसती है संस्कृति, जहां हर राग में इतिहास गूंजता है, हर नृत्य में दर्शन झलकता है और विरासत हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। IGNCA पेश करता है संस्कृति यात्रा, भारत की मूर्त और अमूर्त धरोहरों का अद्भुत सफर। जब इतिहास शब्दों में दर्ज होता है तो वो केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि पूरी सभ्यता की आत्मा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा देता है। इन्हीं अमर विरासतों, अनकही कहानियों और भारत की सांस्कृतिक धरोहरों से आपका परिचय कराता है हमारा एक खास कार्यक्रम संस्कृति यात्रा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पेशल कल्चरल शो में। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के अपने सेगमेंट विशेष में हम आपको लेकर चल रहे हैं कश्मीर की उस ऐतिहासिक धरोहर की ओर, जहां इतिहास केवल पढ़ा नहीं जाता, बल्कि हर युग के साथ जीवंत होता चला आता है। महाकवि कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी केवल एक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि कश्मीर की संस्कृति, राजनीति, समाज और आध्यात्मिक परंपराओं का एक अनमोल दस्तावेज है। इसकी हर कथा हमें उस दौर की जीवन शैली, विचारधारा और सांस्कृतिक चेतना से परिचित कराती है। तो आइए हिस्ट्री, हेरिटेज और टाइमलेस स्टोरी टेलिंग की इस अद्भुत यात्रा में देखते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म कल्हड़, कश्मीर का सूर्य के कुछ अंश। 12वीं सदी में कल्हड़ ने राज तरंगिणी की रचना की। उस समय कश्मीर के शासक थे राजा जय सिंह। राज तरंगिणी का अर्थ है राजाओं की नदी, अर्थात धारा प्रवाह इतिहास। संस्कृत भाषा में काव्य शैली में रचित राज तरंगिणी भारत का सर्वप्रथम प्रामाणिक इतिहास है। इस ग्रंथ के 8 अध्याय हैं, जिन्हें तरंग कहा गया है, और इसमें कुल श्लोकों की संख्या है 7826। कल्हड़ ने अपने पूर्व हुए 11 विद्वानों के लिखे इतिहास का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया और विवेचना के उपरांत उन्हें अपने स्रोत में शामिल किया। इसके अतिरिक्त अनुश्रुतियां, पुरातात्विक भग्नावशेष, सिक्के, प्रचलित परंपरा, मंदिर और भवनों के अभिलेख और धार्मिक कार्यों के अभिलेखों से प्राप्त सूचनाएं भी उनके स्रोत हैं। नीलमत पुराण को कश्मीर के प्राचीन इतिहास का आधार माना गया है। महाभारत काल से लेकर कल्हड़ ने अपने समय तक के इतिहास को राज तरंगिणी के 8 अध्याय में वर्णित किया है। कश्मीर जो है भारत की बौद्धिक संपदा की भूमि है। दिस इज द प्लेस ऑफ इंटेलेक्ट नॉट ओनली इन इंडिया बट द एंटायर वर्ल्ड। जैसी शैव अवधारणा कश्मीर से निकली, जैसी तंत्रों की अवधारणा कश्मीर से निकली, वो अपने आप में अद्भुत है। और इसका जो पहला हम कहते हैं विश्वसनीय प्रमाण मिलता है, वो कल्हड़ के 12वीं शताब्दी के ग्रंथ में मिलता है, जो उन्होंने ऐसा माना जाता है कि 1147-1148 के बीच में लिखा। और वो जो उन्होंने कल्हड़ ने जो कश्मीर का इतिहास लिखा राज तरंगिणी नाम से, जिसे कहा जाता है रिवर ऑफ किंग्स, राजाओं की नदी, तो ऐसी इस राज तरंगिणी का उन्होंने सृजन किया। कश्यप ऋषि की सवारी हुई भूमि, मां शारदा का वास जहां रहा हो, अनेक संतों, विद्वजनों और गुणीजनों की रही कश्मीर की इस पावन भूमि को कोटि कोटि नमन। एक वाराणसी विद्या का केंद्र माना गया और एक कश्मीर विद्या का केंद्र माना गया। और शारदा जो विद्या की महासरस्वती हैं, तो उनका निवास माना है। उसका मतलब है कि वहाँ कितनी विद्या थी वहाँ, और कितना लोग उसका वो सम्मान करते थे। यहाँ तक जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी तो 3 कदम उत्तर की तरफ चलते थे, ये बताने के लिए कि हम अब शारदा पीठ जा रहे हैं। कश्मीर ने भारतीय सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपराओं को बहुत ही महत्वपूर्ण देन दी है। साहित्यिक के क्षेत्र में, सौंदर्य शास्त्र के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में,
व्याकरण के क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में कश्मीर की जो देन रही है, उस दृष्टि से कश्मीर केवल एक छोटा मोटा पहाड़ी हिमालय की गोद में बसा हुआ एक सुंदर स्थान नहीं है, बल्कि कश्मीर स्थान का वाचक न होकर एक भाव का वाचक बन गया है। सांस्कृतिक दृष्टि से कश्मीर जो था वो अति एक समृद्ध भूखंड था। उसका जो दर्शन शास्त्र था, उसका जो चिंतन प्रक्रिया थी, या उसका जो साहित्य था, वो पूरे विश्व में परिव्याप्त था। Early Kashmiri society and culture, as seen in the Raj Tarangani, were thoroughly open, pluralistic, cosmopolitan, and dynamic, with many extraordinary accomplishments in every field of intellect and culture, perhaps precisely because of the vibrant, the spiritual, and the broad-minded society that Kashmir seems to have been, which seems to have prioritized the cultivation of some of the highest pursuits known to man, such as learning and spirituality, not to mention art and philosophy and so on. कश्मीर वादी के श्रीनगर से लगभग 22 किलोमीटर दूर वो स्थान जिसे परिहासपोरा कहते हैं, यहीं जन्म हुआ था महान इतिहासकार कल्हण का। उसका जो फादर था, उसका नाम था चंपका, एंड ही वाज वन ऑफ द मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ हर्षा ऑल्सो, जो यहाँ के रूलर थे। और कल्हण ने पूरे कश्मीर की हिस्ट्री, यहाँ की तारीख को अपनी बुक में लिखा है। जब से कश्मीर, जिसको नीलमत पुराना सतीसर के नाम से जानता है, तब से लेके जब कल्हण खुद 1148-49 में जब टाइम तक वो पूरी कश्मीर की हिस्ट्री, यहाँ की पॉलिटिक्स, यहाँ का कल्चर, यहाँ के रिलीजन के बारे में, यहाँ कितने रूलर्स आए थे, कब आए थे, कैसे आए थे, यहाँ का खाना पीना, द इकोनॉमी, कल्चर एंड मेनी अदर डिटेल्स, दे आर रिटन बाय कल्हण इन हिज टेक्स्ट। प्रथम 3 तरंगों में कश्मीर का प्राचीन इतिहास है। चौथे से छठे तरंगों में काकोट एवं उत्पल वंश का इतिहास है। 7वें और 8वें तरंग में कल्हण अपने समय और लोहार वंश के बारे में व्याख्या करते हुए समसामयिक राजा जय सिंह के गुण और दोषों का निष्पक्षता से वर्णन करते हैं। राजा दामोदर, रानी यशोमती, गुणानंद द्वितीय, ललितादित्य, अवंती बर्मन, रानी दीदा, सभी का वर्णन है। 12वीं सदी में इतनी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, इतना सिंसियरिटी ऑफ पर्पस जो कल्हण ने डिपिक्ट किया है, मेरे ख्याल में कश्मीरियों को इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे दरमियान एक ऐसा आदमी भी था जो इस सोच का था, इस नज़रिए का था और इस जहन का था। कॉलोनियल कंस्ट्रक्शन हुई इंडियन हिस्ट्री की, यानी जो कॉलोनिस्ट ने सबसे पहले यहाँ तवारीख लिखी, तो जब उन्होंने सोर्सेज को तलाश करना शुरू किया तो उनको जो है तवारीख के नाम पर जो इम्पोर्टेंट 2 सोर्सेज मिले एंशियंट पीरियड को, एक तो अतुला की मुशिका वंशा थी और दूसरा कल्हण की राज तरंगनी। राज तरंगनी इस एतबार से भी ज़्यादा बेहतर और मौसर थी क्योंकि राज तरंगनी का अकाउंट जो है ये काफ़ी स्ट्रेचड आउट है, और इसका ये जो अकाउंट है कि ये एक ऐसा अकाउंट है जो कि पहली हिस्ट्रीज़ जो इससे कल्हण से पहले, जो कि कल्हण के शायद सोर्सेज रहे हो, चाहे वो ओरल ट्रेडिशंस हो या चाहे कल्हण से पहले जो कुछ लिखा गया हो, ये लिखने की जो प्रोसेस है कल्हण की, ये इसको न सिर्फ एज हिस्ट्री देखा जाए बट एज लिटरेचर। It maps her sacred geography, her people, her traditions, her folklore. So it is not just the Raj Tarangani may be a tale of kings, but it is not just an elite story, but in fact invokes Jana Shrutihi, that is the people's voices or the people's memories at many a time. And it does this, it captures all of this about Kashmir, so many different facets of Kashmiri history for over 2 millennia of Kashmir's existence, which is quite a feat. The Raj Tarangani, however, is not just a tale of Kashmir, but a tale for Kashmir as well. It is a didactic text, since it views and evaluates Kashmiri history and Kashmiri kings through a deeply ethical lens. काव्य में ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक अध्ययन की परंपरा कल्हण ने स्थापित की।
संस्कृत भाषा में लिखी राजतरंगिणी में उस समय की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया है, फिर वो राजनीति से जुड़ी हो या सामाजिक घटनाएं हो। The Rajtarangani also draws extensively on other pan-Indian Sanskrit literature, like Shastra. Shastra are prescriptive treatises on statecraft and law in particular, which is on Rajadharma or on Artha. Then works of Niti, political and moral parables in Sanskrit. Itihasa, which is the narratives on the past, primarily the Ramayana and the Mahabharata. These are also drawn on by Kalhan prominently in his Rajtarangini. यदि कल्हण ने राजतरंगिणी जैसा ग्रंथ नहीं लिखा होता तो शायद हमें उस समय के कई महान शासकों के बारे में जानकारी ही नहीं होती, जिनकी कश्मीर की राजनीति और संस्कृति में एक विशेष भूमिका रही है। हमारे कश्मीर में बहुत महान सम्राट हुए हैं। ललितादित्य मुक्तापीड, उन्होंने मारतंड मंदिर बनाया जो एक विश्व में सबसे अद्भुत मंदिर था, और बदकिस्मती से वो सिकंदर बुद्ध शेखर ने उसको तोड़वा दिया, लेकिन वो मंदिर जो था मारतंड, वो एक दुनिया का एक मार्वल था। ललितादित्य के लिए कहा जाता है कॉन्क्वेस्ट तो उसने किया, बट उसने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चलाई, बहुत सा काम किया विच वाज बेनिफिशियल फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर। अवंती वर्मन जो बहुत ही गुणी राजा, एक एडमिनिस्ट्रेटर, और वो लोगों के संदर्भ में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो राजा अवंती वर्मन का बहुत ही सुनहरे अक्षरों में उसका वर्णन है। जम्मू कश्मीर सरकार का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अतीत से जुड़ी बहुमूल्य धरोहर की देखरेख कर रही है, जिनका जिक्र राजतरंगिणी में भी है। दयाराम साहनी जब 1912-13 में यहाँ पे आ गए तो सर जॉन मार्शल आ गए, उन्होंने काफ़ी जगहों पे एक्सकवेशन स्टार्ट की थी। जो एक्सकवेशन स्टार्ट की परहसपोरा, पांड्रेटन, अवंतीपोरा, तो वहाँ से और बहुत सारी जगहों पे, और उन्होंने वहाँ से भी जो कलेक्शन वहाँ से निकली हमें वो ट्रांसफ़र की गई म्यूज़ियम में, और वजूद में आ गई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास आजकल बहुत सारे कलेक्शंस हैं कि ये मल्टीपर्पज़ म्यूज़ियम है। अगर इसमें देखोगे आप कि मल्टीपर्पज़ म्यूज़ियम में एक रूफ के अंदर आपको सारा कुछ मिलता है। Kalhana also, gives us evidences, or it helps us in a sort in arranging the archaeological, sequence in the Kashmir Valley also. जो राजा यहाँ जो हुकूमत करते थे कश्मीर पे, तो उन लोगों ने अपने कई सारे सिक्के, जिनको हम कॉइन्स कहते हैं, विच फॉर्म ए वेरी रिलायबल एंड वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स टू अंडरस्टैंड एंशिएंट कश्मीर, तो वो उन लोगों ने यहाँ पे छोड़े हैं। और हमको वो देयर आर सम 1000 साइट्स इन कश्मीर जहाँ से हमको वो कॉइन्स अभी भी मिल जाते हैं। So therefore, these coins, they attest basically the rule of rulers, which is mentioned by Kalhana in his text. कुछ ऐसे भी इतिहास प्रेमी हैं जो निजी तौर पर इतिहास से जुड़ी चीजों को संग्रहित करते रहते हैं। संग्रहालय का बनाने का शौक मुझे जाग गया। फिर मैंने कश्मीर में ढूंढा, मैंने गांव में गया, पहाड़ी इलाकों में गया, जहाँ पुराने पुरोहित थे, जो भी राजा महाराजाओं के पुरोहित थे, उनसे जो लिटरेचर मुझे मिलता गया, मैं खजाना इकट्ठा करता गया। तो फिर धीरे धीरे मुझे उसमें राजतरंगिणी भी मिल गई। जब से मुझे राजतरंगिणी के मानुस्क्रिप्ट मिले, पांडुलिपियाँ, जब बड़ी बुरी दशा में थी, तो 94 में इसको मैंने प्रिजर्व करने की कोशिश की। आज देख रहे हैं बड़ी अच्छी तरह से मेरे पास पांडुलिपि प्रिजर्व है राजतरंगिणी की। कल्हण ने राजतरंगिणी में जम्मू और कश्मीर के संबंधों का भी जिक्र किया है कि जब कल्हण की राजतरंगिणी का अध्ययन किया तो उसे मुझे बहुत सा एक ऐसा लगने लगा, इसमें तो जम्मू के विषय में, डुग्गर प्रदेश के विषय में तो बहुत अधिक है। सबसे अधिक जिसपे जिक्र हुआ था राजतरंगिणी में, वह राजापुरी का था। देश और विदेश के इतिहासकारों ने राजतरंगिणी की प्रशंसा की है। इस संदर्भ में अनुवादकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिनमें M.A. स्टाइन, R.S. पंडित, J.C. दत्त विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। जाने माने इतिहासकार H.G. रॉलिंसन और R.C. मजुमदार ने भी कल्हण की लिखी राजतरंगिणी की बेहद प्रशंसा की है।
कलहन कश्मीर का एक ऐसा सूर्य है जो कभी अस्त नहीं हो सकता। उनकी लिखी राज तरंगिनी की किरणें सदा हमें हमारे अतीत के दर्शन करवाती रहेगी। अभी आपने देखी डॉक्यूमेंट्री फिल्म कलहन, कश्मीर का सूर्य, जिसने कश्मीर के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत की एक प्रेरक झलक हमारे सामने रखी। और इसी ऐतिहासिक यात्रा को अब आगे बढ़ाते हुए अगले सेगमेंट संवाद की ओर हम बढ़ रहे हैं। इस विशेष सेगमेंट में आपके लिए लेकर आते हैं उन इतिहासकारों, साहित्यकारों, कलाकारों, संगीतज्ञों और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों के साथ हुई सार्थक बातचीत के चुनिंदा अंश, जिनके विचार, अनुभव और जीवन यात्रा भारतीय संस्कृति, इतिहास, साहित्य और कला को नई दृष्टि देते हैं। इसी क्रम में आज हम आपको दिखा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और संपादक त्रिलोक दीप जी से हुए प्रेरक संवाद के कुछ अंश। हिंदी पत्रकारिता में उनका नाम निष्पक्षता, विश्वसनीयता और गहन लेखन के लिए विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। लगभग 6 दशकों की उनकी पत्रकारिता यात्रा केवल समाचारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि समाज, संस्कृति और राष्ट्रीय सरोकारों को गहराई से समझने और पेश करने का जरिया भी बनी। तो आइए संवाद में सुनते हैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक त्रिलोक दीप जी के अनुभव, विचार और जीवन यात्रा की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार। आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम हिंदी पत्रकारिता के शिखर पुरुष के सामने बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है त्रिलोक दीप जी। और शुरुआती जीवन के बारे में बताइए, आपका बचपन का बीता और वहाँ पे अपने माता पिता, परिवार के बारे में बताइए। मैं अविभाजित भारत का जन्मा हूँ, 11 अगस्त 1935। बड़ा तो मैं रावलपिंडी में हुआ था, लेकिन पैदा हम अपने गांव, जिसका नाम तहसील फालिया, ज़िला गुजरात में पड़ता है, वहाँ पैदा हुआ था। और मेरी माँ कहती थी कि वो सावन का महीना था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी जब मैं पैदा हुआ था। मेरे चाचा जी के हिसाब से इस वक्त शाम के 4 बजे थे जब पैदा हुआ था। हम लोग वहीं रहने में रावलपिंडी के थे, लेकिन छुट्टी के दिनों में हम लोग अपने गांव आया करते, फालिया आया करते। मेरा साथी, मेरा ननिहाल था, उसका नाम कैलू था, 2-3 किलोमीटर रहा होगा वहाँ से। और मेरा एक छोटा भाई भी था, जगदीश। अच्छा। और उसकी जो 5-6 वर्ष था, उसकी डेथ हो गई थी। कोई उसकी बीमारी वहाँ पड़ी थी, बीमार हो गए थे। और मेरे पिताजी अपना काम करते थे, माताजी घर की सेवा, घर में रहती थी। और इस तरीके से बढ़ना शुरू हुआ। जब फिर हम 5-6 वर्ष के हुए तो मेरे पिताजी का काम रावलपिंडी में था, तो हम लोग रावलपिंडी आ गए। तो पढ़ाई मैंने रावलपिंडी शुरू की, डैनिश स्कूल से। जी। वहाँ से मैंने पढ़ाई शुरू की। जी। पढ़ाई के दौरान ही या उसके कुछ पढ़ाई पूरी करने के बाद आप पत्रकारिता में आए? पढ़ाई तो मैंने रायपुर में ही की थी, मतलब हायर सेकेंडरी से कह सकते हैं आप। जी। वहाँ पर माधोरा सप्रेस स्कूल में दाखिला हुआ था, उसका पुराना नाम लारी स्कूल था। जी। अब वहाँ मेरे 2 साल मारे गए। वहाँ ही मुझे 6ठी में दाखिला मिला। जब मैं डैनिश स्कूल में पढ़ा तब भी 6ठी में पढ़ता था, और यहाँ जाए तब भी 6ठी में दाखिला हुआ। तो मैंने कहा कि मेरे पिताजी कहना, भाई क्या कर सकते हो तुम, हमें तो हिंदी तुम्हें आती नहीं था, हिंदी सीख ली है। तो फिर वहीं से हो गया, फिर वहीं पढ़ते चले गए। तो 1953 या 52 की बात है। तो मेरे एक टीचर थे वहाँ, मैं 9th या 10th में पढ़ता था। तो उसे मुझे लिखा पढ़ा अच्छा लगता था, मुझे जानता था कि मैं हिंदी भी सीख नहीं आ रहा हूँ, लिख भी सकता हूँ अच्छा। तो उसने मुझे कहा कि खाली कागज़ पे लिख के लाओ एक आदर्श विद्यार्थी के ऊपर, तो मैं मैंने लिख के दे दिया, जो से मुझे बन पड़ता क्या क्या हुआ। तो 2-3 बार देखता हूँ कि वो किसी अखबार में महाकोशर में छप के आ गया मेरे नाम से, त्रिलोक सिंह दीप। अच्छा। तो मैंने कहा दीप, बोले हमने ना रखा, आपको दीप दे दिया। तो इस तरीके से लिखने की जो शुरुआत की वो मेरे टीचर पंडित स्वराज प्रसाद त्रिवेदी ने की। तो ये छपास का जो रास्ता दिखाया वो वहाँ से शुरुआत हुई। वो जारी है। जो सफ़र शुरू हुआ पत्रकारिता का, वो दिनमान से शुरू हुआ? जी हाँ, उसकी अगर छोटे सा केस में बैकग्राउंड दें, थोड़ा सा दे दूँ आपको। हाँ अवश्य। लोकसभा में एक होती थी कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड रेजोल्यूशन, वो हम लोग डील करते थे, और उसके चेयर में होते थे डिप्टी स्पीकर। तब के डिप्टी स्पीकर थे सरदार हुकम सिंह।
वो जब बाहर जाते थे तो उनके जब लौटते थे तो बहुत अच्छी, जब संसदीय दल लेके जाते थे लौट के वो कुछ लिखते थे और वो छपता था, इंग्लिश पेपर थी स्पोक्समैन में। अच्छा, दिल्ली से निकलता था? हाँ, दिल्ली से निकलता था। ये पुरानी बात कर रहा हूँ, 1956 की बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं। मैं 1956 में लोकसभा सेक्रेटरी में आ गया था। ठीक है। पहली लोकसभा में है। जी। तो उनको पढ़ने के बाद मैंने कहा कि भैया जी, हमें तो भैया जी कहते, क्योंकि सरकार में तो नहीं कहते, सरकार में भैया जी मैंने ये पढ़ा है तो आपको हिंदी में, तो फिर वो कहने तू हिंदी जानना है? मैं कहा हाँ जी। तो वो एक छपा, फिर वो धर्मयुग में छपा, और धर्मयुग में छपने के बाद अच्छा लगा। और जब मैं मीटिंग ख़त्म हो गई देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी और प्रकाश वी शास्त्री वक्त धर्मयुग की कॉपी लेके आ रहे हैं, तो कहने लगे ये साहब आपने हिंदी में लिखने कब से लिखना शुरू किया? बोले मैंने ये जवान खड़ा है ना, इसका नाम है त्रिलोकदीप, यही काम करता है, मेरे सब लेखक ही करता है। तरीके से ये पूरा जो मुझसे जुड़ाव हो गया। जी। और अज्ञे को क्योंकि मैं रायपुर में पढ़ चुका था, तो ये सब एक मीटिंग में, अच्छा अज्ञे से मुलाकात, दिनमान पा खा रहा हूँ। 1964 में मेरी बहन प्रभजोत कौर को पंजाबी में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था पब्बी के ऊपर, और अज्ञे को मिला था आंगन पार द्वार में हिंदी में। तो दोनों की मीटिंग हुई हिंदी भवन में। तो अज्ञे से मेरी मुलाकात मेरी बहन प्रभजोत को ने कहा कि ये मेरा भाई है त्रिलोकदीप, हिंदी में लिखने का शौक़ रखता है, 9 साल से लोकसभा सचिवालय में काम करता है, सरदार हुकम सिंह के ट्रांसलेट करता है, निंदी का नरेंद्र सिंह के और नरेंद्र पाल सिंह के उपन्यास और संस्करण ट्रांसलेट करता है, मेरी कविताओं को भी ट्रांसलेट करता है। तो ये मेरी अज्ञे से मुलाकात हुई। तो ऐसे मुलाकात हुई तो अज्ञे का एक दिन फोन मैसेज मेरी बहन को आया कि उसको मेरे पास भेजो, मैंने उससे मिलना है। तो मैं वहाँ 7 बहादुर सफ़र मार के किया, तो अच्छा लगा उनको। तो मैं मिलने गया तो अज्ञे जी से बोले आइए बैठिए, कैसे हैं, क्या करते हैं, लोकसभा में क्या करते हैं, मैंने बताया। तो बोले ऐसा कीजिए कि आप आंखों देखी रिपोर्ट हर हफ्ते मुझे दिया कीजिए दिनमान के लिए। तो मैं अगर मैं नहीं हूँगा तो मेरे ये पीए हैं चड्ढा थे, उनको दे दिया करते। संसद की आंखों देखी। हाँ, तो अच्छा। उस तरीके से मेरा 1965 में वहाँ प्रवेश हुआ। अभी आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार और लेखक त्रिलोकदीप को, और इसी प्रेरक संवाद के साथ अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। हर गांव अपने भीतर इतिहास का एक अध्याय, संस्कृति का एक रंग और लोक जीवन की अनगिनत कहानियां समेटे हुए है। हमारे सेगमेंट माटी सुगंध में भी हमारी कोशिश यही है कि आपको ऐसे किसी अनमोल गांव से मिलवाएं जिसकी विरासत आज भी समय के साथ जीवंत है। और आप तो जानते ही हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान के अंतर्गत देश भर के गांव की पहचान, डॉक्यूमेंटेशन और संरक्षण का काम किया जा रहा है। आज हमारी कल्चरल जर्नी हमें लेकर आई है पुदुचेरी के ऐतिहासिक गांव तिरुबुवने में। ये गांव अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक विरासत के लिए विशेष पहचान रखता है। यहाँ स्थित श्री वरदराज पेरुमाल मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि भारतीय कला और स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण भी है। मंदिर की दीवारों पर अंकित रामायण और भागवत के दृश्य और चोलकालीन शिलालेख उस समय के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन की अनमोल झलक पेश करते हैं। तो आइए चलते हैं तिरुबुवने गांव की ओर और देखते हैं यहाँ की अद्भुत विरासत की यात्रा। तिरुबुवने गांव 10वीं शताब्दी में बनाए गए श्री वरदराज पेरुमाल मंदिर के लिए जाना जाता है। पोंगल और कूल यहाँ विशेष उत्सवों और त्योहारों के मौके पर बनाए जाने वाले व्यंजन हैं। यहाँ महिलाएं पारंपरिक कांजीवरम साड़ी पहनती हैं और पुरुष धोती या लुंगी के साथ शर्ट, कुर्ता या बनियान पहनते हैं। यहाँ कागज की लुगदी और टेराकोटा के प्रयोग से विभिन्न प्रकार के खिलौने, गुड़िया, आभूषण, मूर्तियाँ और बर्तन बनाए जाते हैं और उन्हें रंगों और चित्रों से सजाया जाता है। इस विलुप्त होती दुर्लभ कला को गांव के कुछ लोगों ने आज भी सहेज कर रखा हुआ है। तिरुबुवने महादेवी चतुर्वेदी मंगलम इस गांव का पुराना नाम था। यहाँ स्थित श्री वरदराज पेरुमाल मंदिर एक प्राचीन मंदिर है जो कि मौजूदा समय में भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है।
इस मंदिर के गर्भगृह में चारों ओर रामायण और भागवत के दृश्यों को दर्शाते हुए कई पैनल बने हुए हैं। साथ ही इस मंदिर में कई चोल शिलालेख हैं जो गांव के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। यहाँ पर सीडल उत्सव भी मनाया जाता है, जिसमें एक अनोखी मान्यता के तहत लोग देवताओं को प्रसन्न करने और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए सुइयों से खुद को छेदते हैं। तिरुभुवने प्राचीन मंदिर और अनोखी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के अनोखे और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध उत्सव पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तिरुभुवने गांव की इस अद्भुत यात्रा से हमने जाना कैसे पुदुचेरी का ये ऐतिहासिक गांव अपनी कला, आस्था और विरासत के जरिए सदियों पुरानी सभ्यता को आज भी जीवंत बनाए हुए है। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें, आपके सजेशंस और फीडबैक हमारे लिए बेहद वैल्यूएबल हैं। अगर आपके गांव, शहर या आसपास की किसी लोक परंपरा, सांस्कृतिक धरोहर, कला या किसी अनसुनी विरासत से जुड़ी कोई यूनिक स्टोरी है या इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, तो हमें जरूर साझा कीजिए। हो सकता है आपकी ये जानकारी हमारी अगली संस्कृति यात्रा का हिस्सा बन जाए। हमारा ईमेल आईडी है sanskriti.igNCA@gmail.com। संस्कृति यात्रा में फिर मिलेंगे एक नई धरोहर, एक नई कहानी, एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए अपनी संस्कृति को जानिए, अपनी विरासत पर गर्व कीजिए, क्योंकि यही है भारत की असली पहचान। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।